दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते होंगे दोस्तों कि चाहे झारखंड सीजीएल का सिलेबस हो, चाहे झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस हो, दोनों में 20-20 प्रश्न जो है वो साइंस से संबंधित आने वाले हैं। इसी को ध्यान में देखते हुए आज हम लोग साइंस को आरंभ करने वाले हैं, जिसमें विद्युत धारा तथा इसके रासायनिक प्रभाव को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इन वन शॉट में, मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो लगभग 19 या 20 वीडियो में हम लोग साइंस के पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब हम लोग चैप्टर को आरंभ करते हैं। अरिहंत के इनसाइक्लोपीडिया समान विज्ञान के बुक से हम लोग साइंस का रिवीजन करने वाले हैं। इस कड़ी में हम लोग साइंस के आज अध्याय 14 यानी कि विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है इसमें विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसको बोलेंगे, सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, जब विद्युत आवेश किसी चालक के माध्यम से बहता है तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उदाहरण, जब टॉर्च में सेल के द्वारा आवेश का प्रवाह होता है तब विद्युत धारा टॉर्च के माध्यम से बल्ब को प्रकाश देती है। ठीक है, यानी कि जो विद्युत धारा होती है किसी टॉर्च में सेल द्वारा क्या होता है कि उससे आवेश प्रवाहित होती है और जो कि बल्ब को प्रकाश देती है। ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय यानी कि दर को विद्युत धारा अथवा विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। यानी कि किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, आगे है कि यदि एक चालक में t समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q है तब क्या हो जाएगा, तब विद्युत धारा बराबर हो जाएगा, यानी कि I बराबर हो जाएगा आवेश यानी कि Q अपॉन समय यानी कि T, यानी कि विद्युत धारा बराबर हो जाएगा I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, अब देखिए Q को हम लोग क्या लिखते हैं, तो Q जो होता है वो आवेश यानी कि कूलाम होता है, और एक कूलाम यदि एक कूलाम बराबर हम लोग निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं N इंटू E। ठीक है, तो वही इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि जो Q के स्थान पर हम लोग NE लिख दिए और टाइम का मात्रक नीचे T लिख दिए, यानी कि I बराबर NE अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, या I बराबर आवेश अपॉन समय यानी कि Q बाई T भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास क्या है कि जहाँ N क्या है तो चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखा रहा है इसमें, और E क्या है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम वो दिखा रहा है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जो फ्रेंच वैज्ञानिक एंड्रमेरी एम्पियर के नाम से पड़ा है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के 1 कूलाम आवेश प्रति सेकेंड की दर से प्रवाहित हो तब परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर बोला जाता है। यानी कि देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है कि 1 सेकेंड में, ठीक है, विद्युत धारा के 1 कूलाम आवेश प्रवाहित यदि होता है तब उसको बोलते हैं कि 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विद्युत धारा के छोटे मात्रक मिली एम्पियर यानी कि 1 मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर यानी कि 1 म्यू एम्पियर यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा बोला जाता है। यानी कि जो विद्युत धारा की दिशा होता है वो धन आवेशित आवेशों की दिशा में ही होती है, यानी कि ये जो है प्लस से निकलती है और माइनस की ओर प्रवेश करती है। ठीक है, तो यही होता है धन आवेशों की दिशा। तो यही दिशा जो होता है वो आई का भी होता है, यानी कि विद्युत धारा का भी होता है। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं कि इसी प्रकार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश में प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। अब देखिए, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका जस्ट विपरीत में विद्युत धारा जाता है, या जिधर विद्युत धारा जाएगा उसके जस्ट विपरीत में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
आगे देखिए, विद्युत्की तथा स्थिर विद्युत्की में कुछ अंतर यह है कि विद्युत्की आवेश की गति या आवेश के प्रवाह को, जबकि स्थिर विद्युत्की स्थिर आवेश को दर्शाती है। यानी कि जो विद्युत्की होती है वो आवेश के प्रवाह को दर्शाती है और जो स्थिर विद्युत्की होती है वो स्थिर आवेग को दर्शाती है। आगे है कि विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में, प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए, मापांक तथा दिशा के अनुसार विद्युत धारा को दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है दिश धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट करंट को यानी कि डीसी को समझते हैं। देखिए, जिस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं, यानी कि उसका दिशा नहीं चेंज होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सेल, बैटरी तथा डीसी डायनेमो दिष्ट धारा के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब एक है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एसी। वह धारा जिसका परिणाम एवं दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। उदाहरण के लिए एसी जो है इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डायनेमो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि धारा घनत्व के बारे में। ठीक है, करंट डेंसिटी के बारे में। देखिए, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अतः धारा घनत्व जे बराबर हो जाता है विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाता है, विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल हो जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होता है। चलिए आगे इसके बाद विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन सदैव उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर बहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक सेल की धनात्मक टर्मिनल में ऋणात्मक टर्मिनल की अपेक्षा अधिक विभव होता है। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। इस प्रकार विद्युत धारा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर बहती है। ठीक है, जो विद्युत धारा होती है, देखिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। इस प्रकार विद्युत धारा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर बहती है। ठीक है, देखिए आगे इसके बाद कि विद्युत विभव के बारे में। एक बिंदु के लिए विद्युत विभव दर्शाता है। ठीक है, कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक, ठीक है, लाने में जो किया गया कार्य है वही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक एकांक धन आवेशित, ठीक है, कोई यदि आवेश है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अनंत से विद्युत धारा के क्षेत्र के एक बिंदु में ला रहे हैं, तब इसको बोलेंगे विद्युत विभव। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद विद्युत विभवांतर के बारे में। देखिए, एकांक आवेश द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में किए गए कार्य को ही दोनों सिरों के बीच का विभवांतर बोला जाता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, आगे है इसके बाद कि यदि कूलाम के आवेश Q को किसी चालक के बिंदु A से B तक प्रवाहित होने में W जूल कार्य करना पड़ता है तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निम्न होता है। ठीक है, माने दोनों बिंदुओं का बीच का विभवांतर यानी कि बिंदु A और बिंदु B का विभवांतर बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन आवेश। ठीक है, किया गया कार्य बटा आवेश। ठीक है, W अपॉन Q हो जाएगा।
तो इसे V बराबर W/Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, V यहाँ पास विभवांतर को दिखा रहा है, वोल्ट को दिखा रहा है। ठीक है, और जो W है वो वर्क डन को दिखा रहा है, किया गया कार्य को, और Q जो है वो आवेश को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। मतलब देखिए, एक कूलाम आवेश को, ठीक है, ले जाने में 1 जूल यदि एनर्जी खत्म हो रही है तो उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, यानी कि देखिए, जब कोई धन आवेशित एक कूलाम आवेश को, ठीक है, 1 जूल एनर्जी लगा करके ले जा रहा है, कार्य करके ले जा रहा है, तब उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। विद्युत विभवांतर के छोटे मानक मात्रक 1 MV यानी कि 1 वोल्ट, ठीक है, मिली वोल्ट होता है, मतलब 10⁻³ वोल्ट, तथा 1 न्यू भी यानी कि 10⁻⁶ भी है। विद्युत विभव के बड़े मात्रक 1 किलोवोल्ट, 10⁻³ वोल्ट तथा 1 मेगावाट यानी कि 10⁻6 वोल्ट होता है। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध का एक उपकरण है जिसमें अवयव जो होता है वो समांतर क्रम में जुड़ते हैं, इसके अवयव, जिसके द्वारा जो है वो विभव मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ओम का नियम के बारे में। देखिए, सन 1827 में जर्मन भौतिकी विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। ओम के नियमानुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा चालक में बहने वाली विद्युत धारा I है तो ओम का नियम के अनुसार हो जाएगा V/I बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक, यानी कि R बराबर बोल सकते हैं V/I, या V बराबर बोल सकते हैं IR, या I बराबर बोल सकते हैं V/R। ठीक है, तो ये जो है ये सभी ओम के नियम के तीनों फार्मूला है। ठीक है, एक ही समीकरण को रूपांतरित कर दिया गया है, तो 3 फार्मूला यहाँ से बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद कि जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसे दिए गए ताप पर धारा प्रतिरोध, ठीक है, धारा का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द करंट कहते हैं। उपरोक्त दिए गए सूत्र से धारा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। जो धारा होता है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध का मान दोगुना हो तब धारा का मान आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि वह चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय चालक या रेखीय चालक कहलाते हैं। उदाहरण, धारा के कम मान के लिए धात्विक तार का जो है वो उपयोग किया जाता है। आगे है इसके बाद कि वह चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए निर्वात नलिकाएं, डायोड वॉल्व या ट्रायोड वॉल्व या टॉर्च का बल्ब, ये सब क्या होता है तो अनओमीय चालक होता है। चलिए इसके बारे में कुछ साइंस दिया गया है एवरीडे साइंस में पॉइंट करके। देखिए, कार को स्टार्ट करने पर इसकी लाइट कम हो जाती है क्योंकि कार को स्टार्ट करने में बहुत अधिक धारा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वोल्टेज में कमी के द्वारा बल्ब का प्रकाश कम हो जाता है
अतः कार की लाइट कम हो जाती है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न था कि कार को जब हम लोग चालू करते हैं तब कार का लाइट कम क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न यही था कि जब हम लोग कार को स्टार्ट करते हैं उस समय लाइट कम हो जाता है, क्योंकि कार को स्टार्ट करने में बहुत अधिक धारा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वोल्टेज में कमी द्वारा बल्ब का जो प्रकाश होता है वो कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अपने अंदर होने वाला धारा के प्रवाह का विरोध करता है, अर्थात धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, उसी को प्रतिरोध बोला जाता है। चालक का प्रतिरोध यानी कि R इक्वल टू होता है V/I। ठीक है, R इक्वल टू V बटा में I होता है। देखिए आगे है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यह एक अदिश राशि होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम माना जाता है। वंस अगेन, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है, लगाने पर चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तब उसे बोलेंगे कि चालक का एक प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पास है कि 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पास 1 एम्पीयर धारा जो है वो 1 वोल्ट की विभवांतर लगा रही है। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगा, तब बोलेंगे 1 ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रतिरोध आधा हो जाए, ठीक है, तब जब विद्युत धारा का माप दुगना होता है, यानी कि प्रतिरोध आधा होगा तब विद्युत धारा का मान दुगना होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। ठीक है, माने इन दोनों अपोजिट होता है एक दूसरे के। देखिए, प्रतिरोध रेजिस्टर के बारे में, यह विद्युत परिपथ का एक अवयव है जो विद्युत प्रतिरोध के बहाव को संतुलित करता है। यह विद्युत उपकरणों में वहाँ प्रयोग होता है जहाँ ऊंचे प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। यह परिपथ में धारा कम करता है। उदाहरण के लिए जो है इसमें नाइक्रोम आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा और कांस्टेंट आदि आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद है प्रतिरोधकता के बारे में। ठीक है, देखिए, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ द्वारा बने एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अतः धातु की प्रतिरोधकता धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व n अर्थात धातु की प्रकृति पर तथा ताप पर निर्भर करती है। यह धातु के तार की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये जो है सिर्फ धातु के प्रकृति पर और उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। अचालक पदार्थ जैसे कांच, रबड़, एबोनाइट आदि में प्रतिरोधकता अधिक परंतु चालक में प्रतिरोधकता कम होती है। अयस्कों की प्रतिरोधकता इसके घटक धातुओं से अधिक होती है। ठीक है, और इसके आगे है कि अयस्कों का उपयोग उपकरणों जैसे आयरन हीटर के ऊष्मीय तंतुओं को बनाने में किया जाता है। इसका कारण यह है कि उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा के कारण अयस्कों के अवयवों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विभिन्न कारक जिन पर किसी चालक पर प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए, एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा
पदार्थ पर निम्नलिखित प्रकार से निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर, यानी कि किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई L है, कि क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यानी कि R बढ़ेगा तो I भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। चलिए आगे, इसके बाद कि तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। जब तार की लंबाई दुगनी या आधी कर दी जाती है तो प्रतिरोध आधा या दुगना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट, किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना किया जाता है तो प्रतिरोध आधा हो जाता है। यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा किया जाता है तो प्रतिरोध दुगना हो जाता है। और इसके बाद है चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए, चालक का प्रतिरोध जिस पदार्थ का बना होता है तो प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई L तथा समान अनुप्रस्थ काट A के तार मिल जाए तो उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, अतः कुछ धातुओं का प्रतिरोध कम तथा कुछ धातुओं का प्रतिरोध अधिक हो सकता है। चलिए आगे है 4 नंबर पर, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। निम्नलिखित प्रकार की धातुओं के लिए ताप के प्रभाव नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पहला है कि ताप वृद्धि के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। ताप वृद्धि के साथ अचालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्यों का प्रतिरोध घट जाता है और ताप बढ़ाने पर अयस्कों का प्रतिरोध बहुत कम बढ़ता है। ऊपर दिए गए संबंधों को कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, देखिए तो यहाँ पास क्या है कि जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग यहाँ पास B यूज कर लिए। ठीक है, ये क्या है, तो एक नियतांक होता है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। देखिए, कार का इंजन ठंडे दिनों में अपेक्षा गर्म दिनों के ताप बढ़ने के कारण आसानी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि कार की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। जैसे गर्म दिनों में ठंडे दिनों की अपेक्षा बैटरी द्वारा अधिक धारा उत्पन्न होती है, जिससे कार आसानी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से याद रखिएगा कि जो ताप वृद्धि करने के साथ क्या होता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है कि प्रतिरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में। देखिए, चर प्रतिरोध यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को बदलने में किया जाता है। विद्युत परिपथ में कुछ क्षणों में धारा घटती बढ़ती रहती है। और दूसरा है इसके बाद रियोस्टेट। देखिए, इस उपकरण का उपयोग विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों तथा धाराओं को बदलने में किया जाता है। सामान्यतः परिपथ में अज्ञात मात्रा के लिए रियोस्टेट एक चर प्रतिरोध की भांति कार्य करता है। आगे है इसके बाद कि अच्छे चालक के बारे में। देखिए, वे चालक या धातुएं जिन्हें विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहने के लिए कम प्रतिरोध वाले इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अच्छे चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम अच्छे चालक हैं तथा सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि कम चालक के बारे में। वे चालक या धातुएं जिन्हें विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहने के लिए अधिक प्रतिरोधकता वाले इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है।
ठीक है, कम चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा विद्युत का कम चालक होता है। आगे है अचालक। देखिए, वे चालक या धातुएं जिन्हें विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहने के लिए अत्यधिक प्रतिरोधकता वाले इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अचालक कहलाता है। उदाहरण के लिए रबड़, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि अचालक में विद्युत धारा नहीं बहती है। ठीक है, आगे है प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में। देखिए, एक परिपथ में निश्चित प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से विभिन्न संयोजन विधियों द्वारा जोड़े जा सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन निम्न दो प्रकार से होता है: प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, पहला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का एक सिरे दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एक सिरा को प्रतिरोध के एक सिरा को दूसरे सिरा से अटैच यहाँ पास किया गया है। ठीक है, देखिए, दिया गया चित्र प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन दर्शाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली जो धारा समान तथा प्रत्येक प्रतिरोधों पर विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन धारा समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी कि R बराबर हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सभी इसके क्या है? प्रतिरोधकता है। देखिए, उदाहरण श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उनके प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसे यह सिद्ध होता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संपूर्ण प्रतिरोध वह बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है श्रेणी क्रम संयोजन में। देखिए, परिपथ में बहने वाली धारा विभिन्न प्रतिरोधों की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के सिरों के बीच के विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा परिपथ में बहने वाली धारा नियत होती है। श्रेणी क्रम में लगने वाला कुल विभव अलग अलग प्रतिरोधों के विभव के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में लगने वाला तुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगने वाला प्रतिरोध से अधिक होता है। दूसरा है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक बिंदु से जुड़े हुए हों। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, जुड़े हुए हों। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो 1/R = 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिपथ में लगने वाला वोल्टेज विभिन्न प्रतिरोधों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। परिपथ में बहने वाला कुल धारा अलग अलग प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। समांतर क्रम में लगा तुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगने वाला प्रतिरोध से कम होता है। आगे है चालकत्व के बारे में। चालक के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। वंस अगेन, चालक के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक महो। ठीक है, यानी कि ओम होता है, ओम पर ओम होता है। ठीक है, चालकत्व का SI मात्रक जो होता है वो सीमेन भी होता है, यानी कि R प्रतिरोध वाले चालक का चालकत्व G बराबर होता है 1/R। ठीक है, यानी कि पर ओम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि चालकता के बारे में है, कंडक्टिविटी के बारे में। देखिए, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे
न्यू से निरूपित करते हैं, अर्थात चालकता बराबर हो जाएगा 1 प्रतिरोधकता। ठीक है, चालकता का एसआई मात्रक ओम पर मीटर यानी कि होता है। ठीक है, यानी कि पर ओम पर मीटर होता है, या इसको सीमेन पर मीटर भी बोल सकते हैं। सभी चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता घटती है, जबकि सभी चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अचालक रहेगा तो ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। धातुओं तथा अयस्कों की चालकता ठंडे होने पर बढ़ती है। चालकता तथा प्रतिरोधकता या प्रतिरोध तथा चालकता का गुणनफल सभी धातुओं के लिए सदैव समान होता है। और आगे है चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में। देखिए, चालकता पदार्थ का वह गुण है जो यह निर्धारित करता है कि पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता से होता है। इस आधार पर पदार्थ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों सुचालक के बारे में। देखिए, वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चांदी, तांबा, अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन। ठीक है, अम्लीय और लवणों के जलीय विलयन। आगे है अर्धचालक के बारे में। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों व अचालकों के मध्य होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। इनमें उचित अशुद्धियाँ मिलाकर इनकी चालकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन इत्यादि। आगे है अचालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह नगण्य होता है अचालक कहलाता है। उदाहरण के लिए सूखी लकड़ी, रबड़, कागज, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल आदि। शुद्ध अशुद्ध जल का विलयन शुद्ध अशुद्ध जल विद्युत का अचालक होता है, परंतु थोड़ा सा अम्ल या क्षार या लवण मिलाने पर विद्युत चालक की भांति कार्य करने लगता है। आगे है अतिचालक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि इनका ताप धीरे धीरे घटाने पर इनकी चालकता बढ़ती है, परंतु एक विशेष ताप के नीचे ठंडा होने पर चालकता अचानक शून्य हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थ के अतिचालक होने का यह गुण अतिचालकता कहलाता है। यह घटना 10 केल्विन से 0.1 केल्विन ताप पर होती है। मरकरी की अतिचालकता 4.2 केल्विन और लेड की अतिचालकता 7.25 केल्विन तथा नियोबियम की जो अतिचालकता होती है वो होती है 9.2 केल्विन होती है। आगे है तापी प्रतिरोधक के बारे में। देखिए, तापी प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील उपकरण है जिसमें प्रतिरोधकता परिवर्तन बहुत तेजी से ताप के परिवर्तन के साथ होता है। तापों में कम परिवर्तन को मापने के लिए ही तापमापी बनाए जाते हैं। तापी प्रतिरोधक के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, इसका उपयोग अधिक ताप परिवर्तन तथा कम ताप परिवर्तन ज्ञात करने में किया जाता है। इसका उपयोग टेलीविजन सेट की पिक्चर ट्यूब में धारा के परिवर्तन से फिलामेंट को सुरक्षित करने में किया जाता है। कारखानों में ताप की मात्रा नियंत्रित करने में किया जाता है और जनित्र और ट्रांसफार्मर तथा विद्युत मोटर की वेल्डिंग की सुरक्षा में किया जाता है। आगे है इसके बाद की विद्युत सेल के बारे में। देखिए, विद्युत सेल विद्युत वाहक बल का स्रोत होता है। इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाया जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसमें सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर होता है। यह तब होता है जब सेल से कोई धारा नहीं बहती है। आगे है सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। देखिए,
सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघटन पदार्थ द्वारा सेल के अंदर आवेश के प्रवाह में डाले गए विरोध अथवा रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे सामान्यतः प्रतीक R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए, जब विद्युत धारा उच्च प्रतिरोध के तार जैसे नाइक्रोम में प्रवाहित की जाती है तो तार का प्रतिरोध अत्यधिक गर्म हो जाता होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा को तापीय प्रभाव के कारण ही विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। उदाहरण, यदि पंखे को लगातार या लंबे समय तक चलाएं तो यह गर्म हो जाता है। देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग नीचे दिया गया है। पहला, इसका उपयोग विद्युत तापीय उपकरणों जैसे विद्युत प्रेस, विद्युत केतली, विद्युत टोस्टर और रूम हीटर आदि में होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्बों द्वारा प्रकाश उत्पादन में होता है। आगे है इसके बाद कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के प्रयोगात्मक अनुप्रयोग। देखिए, जो विद्युत बल्ब हैं, विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन के महीन तार का फिलामेंट होता है। टंगस्टन में ऊंची प्रतिरोधकता तथा ऊंचा गलनांक लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस होता है और बल्ब के अंदर निर्वाहित कर दिया जाता है ताकि इसमें उपस्थित वायु में फिलामेंट ऑक्सीकृत होकर भंगुर न बने। उच्च ताप पर टंगस्टन वाष्प बनाकर बल्ब की दीवारों पर जमने लगता है और बल्ब काला पड़ जाता है। ठीक है, और इससे बचाव हेतु इससे बचाव हेतु कुछ मात्रा में अकीय गैस, नाइट्रोजन तथा आर्गन भर दी जाती है ताकि चालन एवं सम्मोहन जैसी क्रियाएं नहीं हो सके। आगे है साइंस। देखिए यहाँ पास क्या है कि कभी कभी स्विच को ऑन या ऑफ करने पर बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। यह प्रकाश का तापमान बढ़ने के कारण होता है। इसके कारण बल्ब के फिलामेंट की प्रबलता घट जाती है तथा कई चक्रों के बाद बल्ब की प्रबलता बहुत कम हो जाती है। इस स्थिति में ऐसी आ जाती है कि जब बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो फिलामेंट जलना बंद कर देता है। आगे है, बल्ब के प्रयोग के साथ साथ प्रकाश की चमक कम हो जाती है क्योंकि बल्ब के तंतु में वाष्पीकरण के कारण बल्ब अंदर से काला हो जाता है। इसका कारण यह है कि बल्ब का तंतु बहुत पतला होता है तथा उपयोग के समय बल्ब का प्रतिरोध बढ़ता जाता है तथा बल्ब की चमक घटती चली जाती है। आगे है विद्युत फ्यूज के बारे में। देखिए, विद्युत उपकरणों में उन पर अंकित निर्धारित धारा से अधिक धारा प्रवाहित होने से रोकने की युक्ति को विद्युत फ्यूज कहते हैं। जब परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है या दोनों तार परस्पर मिल जाते हैं तो परिपथ लघुपतित हो जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट उसको में हो जाता है तथा उत्पन्न ऊष्मा से उपकरणों के जल जाने या आग लग जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इन खतरों से बचने के लिए परिपथों में वायरिंग में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। फ्यूज तार तांबा, टीन और शीशे के मिश्रण से बना हुआ एक छोटा सा तार होता है जो चीनी मिट्टी के होल्डर में लगे दो धात्विक टर्मिनलों के बीच खींचा जाता है। ठीक है, खींचा रहता है। इस तार का गलनांक तांबे की तुलना में बहुत कम तथा प्रतिरोधकता उच्च होती है। जिस परिपथ की सुरक्षा करनी होती है उसके संयोजन तारों के श्रेणी क्रम में उचित क्षमता का फ्यूज तार लगाते हैं जिससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है तथा परिपथ टूट जाता है तथा विद्युत उपकरण खराब होने से बच जाते हैं।
घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा 1A यानी कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5, 10 एम्पियर आदि होती है। आगे है विद्युत सामर्थ्य के बारे में। देखिए, विद्युत में एकांक समय अवधि में किए गए कार्य अर्थात एकांक समय में उपर्युक्त ऊर्जा को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य P बराबर विद्युत विभव यानी कि V इंटू I होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक वाट होता है। यदि किसी विद्युत में 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट विभवांतर से बहती है तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। अर्थात 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक यहाँ पास दिए गए हैं, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट और 1 गीगावाट। ठीक है, चलिए आगे है कि विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, चलिए आगे है विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक जो होता है वो होता है 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1000 वाट घंटा। ठीक है, 1000 और यहाँ पास इसको क्या बदल दिए, घंटा को हम लोग 3600 वाट सेकंड बदल दिए, तो 36 गुना 10 के पावर 6 वाट सेकंड हो गया। वाट सेकंड को हम लोग जूल लिख सकते हैं, तो 36 गुना 10 के पावर 6 जूल लिख देंगे। विद्युत उपकरणों द्वारा नापी जाने वाली यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुने घंटे गुने दिन बटा 1000। ठीक है, इसे यूनिटों की संख्या नापी जाती है, कितना उपयोग हुआ है इसे। ठीक है, चलिए आगे है विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग होने वाली कुछ अवयवों के प्रतीक के बारे में। जैसे कि यह है विद्युत सेल, ये है डबल सेल संयोजन हो गया है, ये है खुला कुंजी यानी कि ये स्विच है जो कि खुली स्विच है, ये बंद स्विच है, ये तार संधि है, और यह है बिना संधि के यानी कि तार क्रॉसिंग को दिखा रहा है। यह है विद्युत बल्ब है, प्रतिरोध है, यह है परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक है, और एक है ये है अमीटर है, और यह है वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रदीप्त नलिका के बारे में। देखिए, इसमें कम दबाव पर मरकरी की वाष्प भरी होती है। जब फ्लोरोसेंट ट्यूब का स्विच ऑन किया जाता है तो इसमें पराबैंगनी प्रकाश की अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये पराबैंगनी किरणें फ्लोरोसेंट की परत पर गिरने पर दृश्य प्रकाश उत्पन्न करती है। इस ट्यूब में बहुत कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह विद्युत ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। यह ट्यूब बहुत सस्ती होने के कारण आसानी से मिल जाती है। आगे है इसके बाद कि सघन प्रदीप्त नलिका। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब। देखिए CFL। ठीक है, तो एक छोटे आकार की प्रदीप्त नलिका है CFL, जो एक ही नियम पर कार्य करती है। यह दीप्त बल्बों से 4 से 6 गुना अधिक अच्छी होती है। यदि हम 15 वाट की प्रतिदीप्त नलिका खरीदें तो यह 60 वाट के दीप्त बल्ब जितना प्रकाश उत्पन्न करती है। यह बल्बों से महंगी होती है, लेकिन यह बल्बों की तुलना में 15 गुना ज़्यादा भी चलती है। प्रदीप्त लैंपों में मरकरी भरी होती है, जो मानव जाति के लिए खतरनाक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। देखिए, यह एक ऐसी धारा है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसका परिणाम एक दिशा समय के साथ बदलते हैं। ठीक है, तथा यह कुंडली के पहले आधे चक्कर में एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में बहती है। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अर्थात यह धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य तथा फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य हो जाती है। इसे प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र कहते हैं। हमारे देश में प्रत्यावर्ती धारा घरेलू पावर सप्लाई के लिए उपयोग की जाती है। AC विद्युत उत्पादन तथा इसका प्रसारण के बारे में। देखिए,
एसी विद्युत उत्पादन तो जो है कि सभी विद्युत ऊर्जा प्रत्यावर्ती धारा के रूप में उत्पादित की जाती है, क्योंकि इसका उत्पादन आसान है तथा इसे ट्रांसफार्मर द्वारा एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में बिना किसी ऊर्जा क्षय के बदला जा सकता है। विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर उत्पादित विद्युत का वोल्टेज स्तर 11 किलोवाट होता है तथा इसको मुख्य सब स्टेशनों में पहुंचाने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से 132 किलोवाट कर दिया जाता है, जिससे उच्च वोल्टेज पावर को केबल तार द्वारा पहुंचाने में बहुत कम शक्ति का क्षय होता है। ठीक है, सभी सब स्टेशनों में 33 किलोवाट वोल्ट की वोल्टेज छोड़ी जाती है, जो कि दोबारा घटकर 220 वोल्ट हो जाती है। इसके बाद इसे आसानी से ग्राहकों को बांट दिया जाता है। यहाँ 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का 1/√2 गुना है। भारत में घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टेज 311 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो 0 होता है। आगे है दिष्ट धारा के बारे में। ठीक है, देखिए दिष्ट धारा से अधिक प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। पहला, एसी उत्पादन सस्ता तथा सरल है। ठीक है, दूसरा है इसके बाद कि यह रेक्टिफायर की सहायता में डीसी में आसानी से बदल जाता है। तीसरा, एसी में ऊर्जा क्षय कम होता है, इसलिए इसे अधिक दूरी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, आगे है इसके बाद दिष्ट धारा से अत्यधिक प्रत्यावर्ती धारा की हानियाँ। एसी को छूने पर यह हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि डीसी को छूने पर यह हमें दूर भगाती है, इसलिए एसी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, एसी का उपयोग विद्युत लेपन विधि में नहीं किया जाता, क्योंकि इसे नियतांक धारा की आवश्यकता होती है जो डीसी द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों, हम लोग लगभग 45 मिनट के आसपास हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अब साइंस के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।